प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम समात, जजेस में फूट पड़ गई, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जब आमिर आए तो सब साथ मिल जाते हैं, जब जमहूरियत आए तो छुरियां निकाल लेते हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने तारीखी हवाले से अहम रिमार्क्स दे दिए। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माजी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतासर रही मगर सुप्रीम कोर्ट मदद को ना आई। अतर मिनल्ला भी बोल पड़े। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने का कितना इम्कान है, समात का अहम अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीपल्स पार्टी ने बजट मामले पर नून लीग का साथ देने का फैसला कर लिया। बिलावल का ऐवान में खिताब, नैब को खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। किसानों को रिलीफ देने पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मिलकर बजट बनाने का एतराफ कर लिया। IMF बजट क्या आम आदमी को रिलीफ देगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी काबीना ने फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, ऑपोजिशन जमातों की मुखालफत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की ऐवान से मंजूरी का मुतालिबा कर दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन माजी के फौजी ऑपरेशन से कितना मुख्तलिफ होगा और इसके नताइज क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही ने डील और ढील की बातें मुस्तरद कर दी। बानी PTI के साथ खड़े रहने का ऐलान, PTI की जल्द इक़्तिदार में आने की पेशन गोई। ये तमाम तो टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक जज और सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बात करेंगे ये जो अहम तरीन समात है, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला था जिसके खिलाफ अपील में ये के सिलसिले में ये पूरा केस जो है वो इस वक्त चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसको सुन रहा है। अब ये जो जजेस के रिमार्क्स हैं, जिस तरह मैंने कुछ इंट्रो में भी जिक्र किया, कुछ तारीखी हवाले दिए गए, चीफ जस्टिस ने कुछ बहुत डायरेक्ट रिमार्क्स दिए, इन रिमार्क्स के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं मामलात को आगे बढ़ता हुआ? देखिए, मैं ये प्रोसीडिंग्स देख रहा हूँ और उसमें मैं खुद भी कुछ रिस्पोंडेंट्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। और मैंने सारी जो वकला की बहस हो रही है, जो एपेलांट्स हैं उनकी तरफ से भी सुनी है। और उसके बाद जब मखदूम अली खान साहब जो हैं उन्होंने भी PMLN की तरफ से, या कुछ जो उसमें विक्टिम्स हैं मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, उसको उनको भी सुनो। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं बैरिस्टर मेहमान, उन्होंने भी बड़ी अच्छी आज जो है मुफस्सल बहस की। लेकिन उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो अफसोसनाक जो अमल है या पहलू है वो ये है कि बेंच के अंदर जो मेंबरान हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनकी आपस में नोक झोंक और एक दूसरे के खिलाफ जो है रिमार्क्स डायरेक्ट भी जो है मैं समझता हूँ कि आज दिए गए, वो नहीं मैं समझता कि वो जो हमारी आला अदलिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और वो उसकी लाइव टेलीकास्ट भी हो रही होती, लोग भी देख रहे होते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा तासुर कायम करते हैं हमारी एपेक्स कोर्ट के बारे में। और ये भी जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, मैं बड़ा अफसोसनाक है मेरे लिए बड़ा। और जितने भी हम जो लॉयर्स हैं इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में भी, हमने देखा है कि ये जो जज साहिबान हैं वो गैर जरूरी गुफ्तगू भी फरमाते हैं समात के दौरान और कुछ ऐसी गुफ्तगू भी करते हैं जिसमें बड़ी पजीराई मिलती है प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और लोग वीलॉग्स में भी उसका जिक्र करते हैं और सोशल मीडिया पे भी आता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना एक सेहतमंद रुझान है हमारी अदलिया के लिए। हमने देखा है कि हम जितने भी मुल्कों में मैं गया हूँ इधर उधर, और वहाँ की मैं अदलिया और वहाँ पे अदालतों में भी मेरी हाजिरी मैं इसलिए देखने के लिए कि कंपैरिजन करूँ कि हमारा जुडिशल सिस्टम क्या है या उनका क्या तरीक़ाकार है। मैंने नहीं देखा कि कोई जज साहिबान वहाँ पे भी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में या ऑर्डिनरी कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। आज हमने देखा कि जो एपेलांट्स के वकील थे उनकी भी बहस के दौरान बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार बार उनको इंटरप्ट करते हैं, उनको अपने आर्गूमेंट्स के दौरान मुख्तलिफ सवालात शुरू कर देते हैं। ये 13 रुकनी बेंच है और उसमें मेरा ख्याल है कोई 3-4 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि कम सवालात करते हैं, बाकी जो है वो सवालात की भरमार करते हैं और वकला जो अपने आर्गूमेंट फॉर्मुलेट किए होते हैं वो भी भूल जाते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको सोचना चाहिए हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को
कि वो इससे ये जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उससे हमारी आला अदलिया की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो रहा है। लोगों के ज़हनों में उनके बारे में मैं नहीं समझता कि कोई सेहतमंद रुझान जो है वो जन्म दे रहा है। अच्छा शाह खबर साहब, ये जजेस की रिमार्क्स तो डेफिनेटली इस पे काफ़ी डिस्कशन भी हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन एक जो चीज़ जो आपने भी बड़ी क्लियरली कही है कि एक डिवाइड है और एक ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है, जो कि प्रोसीडिंग के दौरान ही जजेस का रुझान, जजेस का जो एक उनके रिमार्क्स से सामने आ रहा है। अब जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि उनके जो मूड से लग रहा है, उनकी बातों से लग रहा है कि हमने आइन से बाहर नहीं निकलना किसी भी सूरत, आइन के अंदर ही रहकर हम सब कुछ करेंगे, तो इस केस की अगर हम आईनी हैसियत की बात करें, आपके ख्याल में वो क्या है? देखिए जी, इसमें सिर्फ दो बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं वो है कानूनी नुकात हैं। वो ये है कि एक तो आर्टिकल 51 है आईन पाकिस्तान का, जो कि कौमी असम्बली में जितनी नशिस्तें हैं बशमूल खवातीन और गैर मुस्लिम्स की, वो उसका तयन करता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो जितनी भी इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है, उसका जो कानून है वो इलेक्शन एक्ट है 2017। उसमें सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से इलेक्शन रेगुलेट होना है, किस तरीके से उसको आगे जो है अमली शक्ल देनी है तमाम कवानीन को, तो वो उसका अहाता करता है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 104 इलेक्शन एक्ट 2017 में। वो जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, और जो गैर मुस्लिम्स की जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनके बारे में पूरा एक मैकेनिज्म मुहैया करता है। और उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी एक तरजीही बुनियादों पर मखसूस नशिस्तों की एक लिस्ट जो है खवातीन की, वो जो है वो देंगे। और उसके साथ ही उनका एक कट ऑफ डेट है कि उस दिन तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी प्रपोज जो लिस्ट है तरजीही बुनियादों पर खवातीन की और गैर मुस्लिम्स की, वो देनी है। और उसके साथ साथ उन्होंने उनके कागजात नामजदगी भी जमा करवाने हैं, और उनकी भी स्क्रूटनी और उनकी भी सारा प्रोसेस वही है जो कि जनरल इलेक्शंस में किसी कैंडिडेट के है। अब मसला ये है कि पीटीआई ने जब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद उनके पास चूंकि आइन में गुंजाइश मौजूद है कि वो नोटिफाई होने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज़ाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 104 जो दफ़ा मैं बता रहा हूँ, उसमें वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक भी सीट ना हो इलेक्शन में, या उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही ना लिया हो, या उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तरजीही जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और जो गैर मुस्लिम नशिस्तें हैं, उनकी उन्होंने लिस्ट ही जमा ना कराई हो इलेक्शन कमीशन में, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच में इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की, जिसमें उन्होंने डिसएंटाइटल करार दिया कि वो जो उसमें जितने लोग शामिल हुए हैं वो चूंकि सेक्शन 104 के तकाजे पूरे नहीं करते, तो लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये उठ रहा है, जो कि वाकई गौर तलब है, कि एक ये है कि अगर वो उनको नहीं मिलनी, तो फिर जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी को वो जो नशिस्तें दे दी गई हैं जो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा है, तो क्या वो दी जा सकती है? नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टिव जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ होना लाजमी है। तो ये कुछ सवालात हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक दो क्वेश्चन हैं, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डील करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दिन में ये सारी समात मुकम्मल हो सकती थी, अगर के इतनी ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन और ताबड़तोड़ सवालात अगर बेंच की तरफ से ना होते, तो मेरा ख्याल है कि ये 2, 3, 4 आइन की शिकें हैं और 1-2 इलेक्शन एक्ट की और इलेक्शन रूल्स की शिकों की तशरीह होनी है, उससे ज्यादा ये केस। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बड़े मुश्किल इश्यूज थे। आई मस्ट है यू आर ए ब्रेव मैन, अदरवाइज़ बड़ा ये मुश्किल होता है कि आप खुद वहाँ पे पेश होते हैं, बेंच के सामने पेश होते हैं। खुद आप ये हाई कोर्ट के साहब एक जज रहे हैं, अभी भी इसी केस से आप रिलेटेड हैं कुछ वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी फेयर और बड़ी बोल्ड कमेंट्री की है, अगेन विच इज़ वेरी रेयर। आई मस्ट अप्रिशिएट यू, नंबर 1। दूसरी बात सर, आपने अभी इसी पे ये बात करते हुए केस के हवाले से हम बात कर रहे थे,
आपने कहा कि जजेस बार बार इंटरप्ट करते हैं। जजेस हमेशा वो, या उनका स्टांस ये होता है, जो उनकी भी साइड ऑफ द स्टोरी जो मुझे लगती है, आप तो खुद भी जज रहे हैं, वो कहते हैं कि सम टाइम क्योंकि केस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर का है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इश्यूज, मेक और ब्रेक है इमरान खान साहब के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। हुकूमतें इसे उलट पुलट भी हो सकती हैं, नंबर गेम है, आगे पीछे भी हो सकती हैं, सो इट हैज़ वेरी फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस। लिहाजा हमें क्लैरिटी लेने के लिए हमें सवालात पूछने पड़ते हैं फॉर आवर ओन एक सेटिस्फेक्शन कि ये इशू ऐसे है, क्योंकि कल को हमने जजमेंट देनी है। तो आप समझते नहीं है कि उनका सवाल पूछना, और वकील साहब को तो तैयार होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो उनको भी ये भूल जाते होंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इतने बड़े केस पे कोई वकील साहब अगर किसी सवाल की वजह से, 2-4 की वजह से भूल जाते हैं, तो इज ही कम्पिटेंट टू अपेयर बिफोर ए बेंच? उनके पास तो उनके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सारी बातें। सर देखिए, मैं आपको रोक साहब बताऊं कि जो असल प्रैक्टिस होती है अदालतों में, उसमें राइट ऑफ ऑडियंस जो है वो वकला का होता है जी। वो जो दोनों फरीकैन के वकला हैं, उन्होंने अपने अपने आर्गूमेंट्स फॉर्मुलेट करने होते हैं, उसको प्रेजेंट करना होता है, और ये अदालत का काम है कि वो उसको गौर से सुने। ये जरूर है कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उनके जहन में आता है, वो उनकी बहस कंप्लीट होने के बाद जरूर क्वेश्चन पुट करें उन पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम चूंकि नीचे बैठे होते हैं, जब समाज देख रहे होते हैं, तो हमें वो कोई इतना प्लेजेंट इफेक्ट नहीं होता उस पर कि हम गो के अगर एक वकील है जिससे हम मुतफिक भी नहीं है और वो हमारा मुखालिफ वकील है, लेकिन उसको पूरा राइट हासिल है कि वो अपने आर्गूमेंट्स को फॉर्मुलेट करे, उसको प्रेजेंट करे और अनइंटरप्टेड प्रेजेंट करे। उसके बाद बिल्कुल ऐसा है कि अपने ख्यालात का इजहार करने की है, जो अनफॉर्चुनेटली अपने जाती ख्यालात का इजहार करते हैं जज साहिबान, और वो कहते हैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। तो अब जब आप 13 रुकनी बेंच का हिस्सा है, तो फिर आपका ठीक है, सवाल जरूर है, लेकिन वो सवाल कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, आपकी जाती राय के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अभी जब आप अपनी जाती राय का इजहार करते हैं सर, तो उसकी फिर पॉलिटिकल कॉनोटेशंस निकलती है। उससे फिर सहाफी भी, वकला भी राय कायम करते हैं कि इन जज साहब की या साहिबान की जो इंक्लिनेशन है या उनकी हमदर्दी किस तरफ है, ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, मैं इस पे आता हूँ दोबारा। एक सवाल मेरे जहन में, लेकिन उससे पहले आपने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है सर। आपने कहा कि जज साहबान वहाँ बेंच में बैठे होते हैं, आप नीचे बैठे होते हैं एज ए वकील के तौर पर, और आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो सम टाइम इट डजंट लुक नाइस कि जो भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। आप खुद एक बेंच का कभी हिस्सा रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, अब कैसा फील होता है कि वंस यू वर देयर नो, अब वहाँ से उठ के अब आप यहाँ पे आ गए, जज फॉर माई ओन एक तजस्सुस से पूछ रहा हूँ, हाउ इट फील सर? मैं रोम साहब आपको एक बात बताऊँ ऑनेस्टली सर, जब मैं लाहौर हाई कोर्ट में एज ए जज एलिवेट हुआ, तो जिस वक्त मैं बतौर वकील नीचे बैठकर मुझे जिन जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुझे अनप्लेजेंट इफेक्ट होता था कि मौजूदा जज साहब को इतना लाउड नहीं बोलना चाहिए, या उनको इतना अननेसेसरी इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, या इतनी ज़्यादा इंटरप्शंस नहीं करनी चाहिए, तो मैं वो माइंडफुल था। और फिर मैंने जितना अर्सा बतौर जज हाई कोर्ट गुजारा, तो मैं कम अज़ कम वो मेरे जो ख्यालात उधर बैठ के होते थे, उससे मैंने इज्तनाब करने की कोशिश की। और हमारे तमाम जज साहिबान जो है, ये हमारे बार में से ही बेंच पे बैठे हुए हैं, उधर गए हैं, वो भी इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे कन्फ्रंट करते रहे हैं, वहाँ पे देखते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने बतौर वकील तजुर्बात और उस वक्त उनका जो एक व्यू पॉइंट होता है कि वो बेंच से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो जब वो बेंच में एलिवेट हो जाते हैं, तो उनको उन चीज़ों से इज्तनाब करना। आपकी इस बात से ना मुझे अपने घर की मुझे अम्मा याद आ गई कि हमें वो ना बाज़ मैनर सिखाने के लिए ना, तो वो हकीम लुकमान का हमें कोट करते थे। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ कि हकीम लुकमान से किसी ने पूछा इतना अदब आपने कहाँ से सीखा, तो जवाब में कहते थे कि जनाब बेअदबों से, कि जो मुझे बेअदब लोगों में बातें अच्छी नहीं लगती थी वो मैंने अपने अंदर से ख़त्म की। ये मेरी अम्मा मुझे कहती होती थी। सो दैट्स द रीज़न कि वो हमें सिखाने के लिए कि ये चीज़ें नहीं करनी होती। तो मुझे आपकी बात से तो वो बात याद आ गई कि आपने भी जज साहबान से सीखा कि अगर मैं जज बनूँ तो मैंने कौन कौन से सवालात, कौन कौन सी चीज़ें इरिटेशन नहीं करनी। खैर, नो कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने भी कहा कि वाह वाह के लिए, बल्ले बल्ले के लिए बाज़ दफ़ा कमेंट्स किए जाते हैं। सो इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ मतलब हम मीडिया के लोग करते हैं, यूट्यूबर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं कि हमें तो वाह वाह बल्ले बल्ले चाहिए, हमें रेटिंग चाहिए, हमें व्यूज़ चाहिए, हमें उससे पैसे चाहिए, हमें वहाँ पे एक वोट चाहिए या हमें पावर चाहिए, ये है ना मैक्सिमम।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी उसकी अदालत के जजेस को वाह वाह की ज़रूरत है कि दे शुड बी पॉपुलर रादर दैन कि उन्होंने तो इससे बड़ी पोजीशन कोई नहीं लेनी, जो उन्हें मिलनी थी मिल चुकी, इससे बड़ा कोई अगेन का मकाम भी कोई नहीं हो सकता है कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो आपने जो कहा कि वाह वाह भले भले के लिए भी चीज़ें की जाती, व्हाई वुड यू डू दैट? मैं ये समझता हूँ, देखें जी, कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से वो ज़िली अदालतों के जज साहिबान हों या सुपीरियर जुडिशरी के जो हमारे जज साहिबान हैं, मेरा ख्याल है कि उधर हीरोइज्म या पॉपुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जज ने फैसला करना होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट का जज हो, सुपीरियर कोर्ट का जज हो, उन्होंने ये देखना है कि उनके सामने क्या केस है, उसमें क्या शहादत है, उसमें क्या मटीरियल है। उन्होंने एक फैसला ऐसा करना है जिसमें से एक फरीक में डिसप्लीज होना है और एक के हक में जो है इंसाफ करना है उन्होंने। तो इसलिए वहां पे जो आप फेवरेटिज्म या फेवरेटिज्म तो खैर नहीं मुनासिब लफ्ज़, पॉपुलरिज्म की कोई गुंजाइश वहां पे नहीं है। आपने अपने ज़मीर के मुताबिक और आइन और कानून और शहादत और जो मटीरियल आपके सामने है, मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जज को करना है, उससे कोई खुश होता है या नाखुश होता है, उसकी आपने परवाह नहीं करनी। वो तो कहते हैं ना कि इंग्लिश लॉ की मैंने आपने भी यकीनन तौर पर पढ़ा होगा, हमारे देखने वालों ने भी, तो कि वो कहते हैं लेट द स्काई फॉल, इवन आसमान गिरता है गिरने दे, बट यू हैव टू डू जस्टिस। तो जज को पॉपुलर होना चाहिए या इंसाफ पसंद होना चाहिए कि मैं कितना मकबूल हूँ लोगों में, कितना लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या और उसी के मुताबिक अपना फ्रेम ऑफ माइंड बनाए, या वो अपने सामने आइन और ये कानून को देख कर फैसले करे? सर देखिए रोसा, मैंने अर्ज किया ना कि इसमें कोई जो है ना इस तरह का हीरोइज्म की मैं समझता हूँ कि अब में कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि आपने जो फैसला, हाँ आपने अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, आइन और कानून और आपके सामने जो मटीरियल है उसके मुताबिक दिया है, तो फिर आप इस चीज़ की परवाह ना करें कि उससे कौन प्लीज होगा और कौन जो है वो डिसप्लीज होगा। आपने एक हल्फ उठाया हुआ है कि हमने बगैर किसी दबाव में आए, बगैर किसी फेवर और फियर के, हमने जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसले। अच्छा, एक बड़ा पॉपुलर एक सेंटेंस है, फिक्रा है, जुमला है, डायलॉग है, और पाकिस्तानी कौम और मीडिया बल्ले बल्ले कुर्बान जाते हैं वो सुनकर जज साहबान से। वो कहते हैं मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा। तो उनके क्रिटिक्स कहते हैं भाईजान आपने कानून के मुताबिक करना, ज़मीर तो हर आदमी का डिफरेंट है, आपका अपना ज़मीर का लेवल डिफरेंट होगा, मेरा, रबिया का, हमारे कैमरामैन दोस्त का, सब बंदे का, देखने वालों का। तो ज़मीर पे तो हर बंदा भी डिफरेंट फैसले करेगा, और ये बड़ी पॉपुलर हमारे यहाँ सेइंग है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूँगा। तो ये तो हमारे यहाँ ये चलता है सारा सर। इसका मतलब तो ये है कि आप पॉपुलर फैसला करेंगे, मैं ज़मीर पे फैसला करूँगा अपने मुताबिक, जो मुझे लगेगा ये ज़मीर है, पॉपुलर है, लोग भले भले करेंगे, मैं तो वही करूँगा सारा, क्योंकि मेरा ज़मीर तो ये कह रहा होगा डिक्टेट का, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये होगा। तो ये जुडिशरी से कैसे ख़त्म होगा सर? यहाँ तो लोग इस पर नारे मारते हैं कि मैं ज़मीर पे चलूँगा, कानून पे चलूँ ना चलूँ। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने आइन और कानून के हक के फैसला देना है, उन्होंने फॉलो आइन और कानून को और अपने सामने शहादत और मटीरियल को देखना है, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़मीर जो है वो पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि वो बगैर किसी बात के इन्फ्लुएंस किए हुए उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला देना है, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो ये इसकी मैं जो है वो अच्छा सर, आप एक देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है स्पेशली सोशल मीडिया के राइज के बाद पिछले 10 सालों में, अगर हम देखें कि मतलब हर ये सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये डिवाइड हुआ है, पोलराइज्ड हुआ है, एग्रेसिव हुआ है, लड़ाई झगड़े, इवन घरों में हमने देखा डांस होते चले इसी पॉलिटिकल अपनी अप्रोच या उस पोलराइजेशन की वजह से। पार्लियामेंट डिवाइडेड, वो तो चलो समझ में आते हैं, मीडिया में हमने देखा, सोशल मीडिया पे देखा, बाकी सेगमेंट में। ये सुप्रीम कोर्ट में भी आप समझते हैं कि इसी तरह का पॉलिटिकल ये पोलराइजेशन है, ये पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल लीनिंग, पॉलिटिकल पोजीशंस आर डोमिनेंट, और आज हमने जो गुफ्तगू हुई है वहाँ पे जज साहबान में, तो उसका यही इम्पैक्ट वहाँ तक भी नज़र आ रहा है कि अब आपकी सियासी लीनिंग, पॉलिटिकल अप्रोच, सोच जो है वो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी है सर। ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये तासुर कायम हो जाए कि उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो सियासी सोच रखते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनकी गुफ्तगू से वो किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, अगर ये बात सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ जगहों पर जो है ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें आसानी से एक राय कायम की जा सकती है कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं,
उनका सियासी रुझान जो है वो किस तरह का किसके मुताबिक है। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी क्या रीडिंग है सर? यू हैव बीन ए जज, आप वहाँ पे पेश भी हो रहे हैं, केसेस भी लड़ रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। हमारी ये मुमकिन है कि अदालत इस तरह का फैसला दे कि जनाब के, क्योंकि ये इमरान खान साहब की पार्टी है, सुन्नी कौंसल को तो हमें पता है कि ऑलरेडी जैसे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड रखें कि जनाब आप तो वहाँ वजूद ही नहीं था, बला बला पता है सबको। तो लेकिन इनको भी कहें कि पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को, बाकियों को, भाई साहब आप कहाँ से हिस्सा ले गए, आपको तो वोट ही नहीं पड़े, आपकी तो सीटें नहीं थी, आपने किसी पे शब खून मारा है, सो इनको सीटें भी नहीं दी जा सकती, उनको भी नहीं दी जा सकती, कहते भी लेकिन कैप्ट मतलब है वैकेंट रहेंगी, कोई इस तरह का फैसला मुमकिन हो सकता है जी? कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है? ये मुमकिन है कि सीटें नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए वन वे दादर करना पड़ेगा, आपका ख्याल है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यही तो एक कंटेंशियस इशू उधर जो है जिस पे बहस हो रही है। एक तो हमें लगता ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद, वो जो सुन्नी तहरीक है जो भी है, उनके जो आइन और कानून के मुताबिक देखें तो बहुत सारे जज साहिबान ने आज ये ऑब्जर्वेशन दी कि चले हम मान लेते हैं कि वो एलिजिबल नहीं थे ये सीटें लेने के मखसूस, लेकिन जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को वो भी नहीं थे, प्रमोशन वो भी एलिजिबल, प्रोपोर्शन से ज्यादा अगर जो सीटें दी गई तो वो किस कानून के तहत दी गई, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसके बारे में आइन और कानून जो है वो साइलेंट है और उसी ही की जो तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अगर कोई ऐसी तशरीह करें जिससे एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तासर सामने आए, तो उससे मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि वो इस अमर को कि ये सीटें किसके पास जानी चाहिए, ये मामला वो फिर पार्लियामेंट के भी हवाले कर सकते हैं और उन पे छोड़ सकते हैं कि वो इस पे जो इलेक्शन के कवानीन है उसमें इस सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इसके बारे में मुनासिब जो है वो पार्लियामेंट अपना विज़डम इस्तेमाल करे और उसमें मुनासिब तरमीम कर दे। चलें सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बोल्ड एंड ब्रेव गुफ्तगू की आपने सर, ग्रेटफुल सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में तकरीर की और उनकी तकरीर के जो अहम पॉइंट्स थे उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली डिस्कसेबल हैं। एक तो नज़र आया कि उन्होंने हिमायत कर दी, उन्होंने कहा बजट पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन इसके बावजूद जो एक तासुर था वो ख़त्म हो गया। और किसानों के हवाले से उन्होंने क्या बात की और इसके अलावा नैब के हवाले से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर की। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना, वो ये कहते हैं कि ये नैब और जो पाकिस्तान की मईशत है वो साथ साथ नहीं चलते, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अलॉन्ग साइड में चाहूँगी कि आप दोनों को इकट्ठे जवाब दे दें। उन्होंने कहा जो हमारा हुकूमत से जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, एक थोड़ी सी उन्होंने नाराज़गी की वजह बताई। तो हमने पोजीशंस के ऊपर तो व्हीलिंग डीलिंग देखी थी, ओहदों के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर, काबीना में शामिल होंगे नहीं होंगे। बजट पे तो कोई समझ नहीं, हमें कुछ नज़र नहीं आया था कि कोई ऐसी बात हुई हो कि कोई एग्रीमेंट हुआ और वो पूरा ना हुआ हो। बजट से शुरू कर लेते हैं। ये बड़े सियासतदान हमारे, दे आर वेरी क्रुक, वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं। मतलब लोगों पे हुकूमत करना कोई आसान काम थोड़ा है। जो लोगों को डाज करके, उनको कहानियाँ सुना के, रामलीला सुना के, सुनहरी बाग दिखा के, अपना मालिक हुक्मरान साबित करके कि लोग उनके लिए मरने मारने पे तुल जाते हैं, गाली गलोच सुनते रहते हैं, उनको आगे लगाना और उन पे या हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है। सो दे आर वेरी श्रूड, वेरी इंटेलिजेंट। मैं क्रॉस द बोर्ड कर रहा हूँ। ये लोग कहते हैं फलां मासूम है, भोला है, तो आप खुद भोले हैं जी। जो आप इनको हुक्मरानों को, सियासतदानों को आप समझते हैं ना भोले हैं, तो फिर आप ही भोले हैं। इन्हें ये पता है कि इस वक्त फंस गए, अब तक चुप करके बैठे हुए थे, कोई डील नहीं थी, कोई इनको याद नहीं आ रहा था कि हमारा मुआहदा हुआ। अगर हमें तो यही पता था एक ही मुआहदा है कि हमें आप इसके सेनेट चेयरमैन देंगे और साथ में आप प्रेसिडेंसी देंगे और KPK की हमें आप गवर्नरशिप देंगे और इसकी पंजाब की, ये थी ना, वो आपको मिल गई। अब चुप करके वो कहते हैं शिकार की, उसके शिकारी की तरह दाव पे बैठे हुए थे कि टाइम आएगा भाई साहब। अच्छा, ये सियासतदानों में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, खूबी होती है, वो होती है वेट। दे कैन वेट। वो कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु कैन वेट एंड दे कैन वेट। ये वेट करते हैं आराम से 10-10 साल, 5-5 साल बड़े रहेंगे, वो बिल्कुल वो मचान पे बैठे रहेंगे, और निशाने पे आएगा तो फिर हम उसको ठोकेंगे और फिर अपना शिकार खेलेंगे। अब इनको आया है मचान पे, अब आया है वो कहते हैं ना ऊँट पहाड़ के नीचे, बिल्कुल यकदम जो ही बजट आया
साथ में पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई, उन्होंने सर उठाने शुरू कर दिए, कभी मीडिया पे, कभी ट्विटर पे, कभी तकरीर पे, छोटी मोटी इरिटेशन शुरू हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कोई मुआहदा हुआ है, इस तरह का मुआहदा हुआ, फर्दर भी कोई मुआहदा है, हमें तो मेन मुआहदे का पता था। अब इसमें क्या है, अब वो कहते हैं जनाब इसमें से हिस्सा बकदर जुस्सा हमें भी दें। अच्छा जुस्सा इनको कहाँ चाहिए भाई, आपके सिंध में तो अपनी हुकूमत है, केपी में वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, उधर तो कुछ मिलना नहीं है। अब आपको हिस्सा चाहिए, पंजाब में चाहिए, पंजाब में क्या चाहिए आपको, डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अब ये पंजाब तकसीम हो रहा है कि फला जो मैं पढ़ रहा था उसमें वो कह रहे थे, मतलब जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ये पीपल्स पार्टी कह रही कि वो जो 3 वो जो हैं वो अब डिवीजन है, मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खां के, वो हमें कंट्रोल में दें, हम वहाँ फैसला करेंगे ब्यूरोक्रेसी कौन होगी, DC, AC, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार, ये हम बैठ के करेंगे। मतलब है ऑलरेडी एक सूबा जो था जो नहीं बनाया इन्होंने, तो हम एक तरह का सूबा हमारे वाले आप हवाले कर दें। पंजाब का जो बाकी है वो मरियम नवाज साहिबा चलाएं, वो सेंटर चलाएं, नॉर्थ चलाएं, साउथ हमें दे दें, हम चलाएंगे, पीपल्स पार्टी चलाएगी। और पीपल्स पार्टी के मेन लोग कौन है इस वक्त जो जीते हुए हैं, मोस्टली गिलानी फैमिली है, गिलानी साहब खुद जीते हैं, उनके बच्चे जीते हुए हैं, मेन तो वो डोमिनेट करते हैं। सो वो इस बात पे आ गए। अब आप कहेंगे वो इतनी बातें क्यों माने इनकी, उन्होंने क्यों मानी? अब इनको मसला ये था, जो टाइमिंग की मैंने बात की, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें पता था अगर बजट पास नहीं होता तो सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स होता है। IMF के साथ डिलाग भी गए, और बजट पास ना होने का मतलब है हुकूमत गई, फिर अब ख़त्म, फिर वो खलास वाली बात होती है, खलास होती है। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त, ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ना ये नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं कि सेंटर में इनकी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वो हो जाए, इनकी ख़त्म हो जाए, हाँ। बजट पास ना, और इतनी बड़ी ह्यूज एम्बेरसमेंट कि जनाब आपके, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की एक आप पे खौफ है, वो आप पे एक थ्रेट है। सो इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस की हैं, वेट किया है, वो मचान पे बैठे रहे हैं पूरे 4 महीने के, आएंगे निशाने पे तो ठाक गोली मारेंगे। अब ठाक गोली मारने का टाइम आ गया है, और आराम से जो इनकी रीडिंग थी इन पीपल्स पार्टी की, लाइक ए श्रूड एक पार्टी, उन्होंने जनाब अपनी सारी शराइत मनवाई हैं। अच्छा क्या थी, कुछ मैंने बताया तो है आपको, मेन तो ये थी, बाकी तो ले चुके हैं कि आप हमें सूबे में पंजाब में हिस्सा दें। So you saying कि उनकी तमाम शराइत मान ली गई, ये शराइत थी सारी कि आप हमें डिस्ट्रिक्ट दें, अब हमें वहाँ पे हम फैसले करेंगे, हम बताएंगे कि कौन कहाँ लगेगा, ये इनकी शराइत थी। और इन्होंने क्या लेना था भाई, इनको आपको तो पहले दिन से ऑफर कर रहे थे ना कि आए कैबिनेट में बैठे, वो तो आपकी मिन्नतें करते रहे शहबाज शरीफ साहब, बाकी सारे आपने कहा नहीं जी हम आपको सपोर्ट देंगे, आपकी हम उसमें तनकीद में नहीं आएंगे, मीठा मीठा हम खाएंगे, सदर भी बनेंगे, चेयरमैन सेनेट भी बनेंगे, हम गवर्नर भी लेंगे, मीठा खाएंगे, हम स्वीट खाएंगे, लेकिन बाकी जो तनकीद है कि आप डिलीवर नहीं कर रहे, महंगाई होगी, गाली गलौज, वो आप खाएं, वो हमारे हिस्से में नहीं होगी। हम जब दिल करेगा तकरीर करेंगे, जब दिल करेगा इशू टू इशू आपको सपोर्ट करेंगे, और साथ में उन्होंने नई चीजें भी ले हैं। अच्छा, और इसमें अगर जब हम इसको साथ अटैच करके देखते हैं नैब वाले मामले को, तो ये तो बिल्कुल ही टूथलेस करने वाली बात है ना कि आप इस नैब को भी खत्म करें। अब इनका ये था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते इनकी शराइत, शहबाज शरीफ तो पंजाब में आपके लिए मसला, अगर यहाँ हुकूमत खुदा ना खासा गिरती है, इंस्टेबिलिटी आती, आगे से मिलिट्री ऑपरेशन आप शुरू करने वाले। सो इन्होंने बड़ा एक नुक्ता रीडिंग करके कि मरियम नवाज साहब की हुकूमत भी आपने रखनी है, शहबाज शरीफ साहब की रखनी है, तो मान लें। अच्छा, कल को ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की वीक पड़ी, इन्हें बेहतर लगे उठा के मारेंगे, नजर ही नहीं है कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ क्या किया है। ये किसी के सगे नहीं होते, सियासत में कोई सगा नहीं है आपका। मौलाना साहब को 4 साल यूज करने के बाद, सड़कों पर दौड़ाने के बाद, एक लंदन बैठे थे, एक अपने मतलब मजे कर रहे थे, जो ही उनके पास पावर आई, बंदे पूरे हुए, मौलाना को किसी ने पूछा ही नहीं है चौधरी शुजात के घर कि भाईजान आप भी आ जाए, चले हमारे साथ बैठ जाएं, और मौलाना बेचारे अभी तक सड़कों में फिर रहे हैं। इतने जालिम है ये, सियासी तौर पर जालिम कह रहा हूँ, वैसे तो बड़े नेक इंसान है। उदय भाई मुझे याद आ जाते हैं, ठीक है, वो उसके नाना पाटेकर जो थे वेलकम फिल्म के, वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन सियासी तौर पर बेरहम है, वहां पे बिल्कुल चाकू छुरी वो रियायत नहीं करेंगे। सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद जो उन्होंने बातें की नैब के हवाले से उसको भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक क्लास। साहब, ये जो नैब के बारे में बिलावल कह रहे हैं कि ये नैब को बंद करें तो यही काम FIA और एंटी करप्शन कर लेगा, फिर वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग मंतक है उनकी, ये ब्यूरोक्रेट्स काम ही नहीं कर रहे नैब के डर से। अब उनको क्या डर है, ये नैब का क्या खौफ है? वो कहते हैं गलियां हुंजन सुनिया विच मिर्जा यार फिर है, ये सारे मिर्जे हैं। इन तमाम को जो इनका जो विलन है ना, जो कैद हुआ है इनके नज़दीक, इन सियासतदानों का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, या हम लोग, वो नैब है, वो विलन है, वो कैद हुआ है उनके लिए। जो हीर रांझे की स्टोरी चलती है ना, उसमें जो ये कैदू का रोल है वो ये नैब अदा करते हैं, लिहाजा जो भी आता है उसको नैब से शिकायतें होती हैं, और
ये कहते हैं FIA डील कर लेगी भाई, उसके बाद एंटी करप्शन का जिनके DG ये खुद लगाते हैं वो वज़ीर आज़म पे केस बनाएगा, वो सदर पे केस बनाएगा, वो अपने वज़ीर दाखिला पे केस बनाएगा। मतलब ये हमें किस ये दुनिया में रखते हैं। एक साइड पे तो ये है हमारा सियासतदान नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता अपनी अकाउंटेबिलिटी करना, मैं भी नहीं चाहता टू बी फेयर। मैं कहूँ जी मैं बड़ा अच्छा हूँ तो मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ, नन मतलब वांट्स इट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन फिर आप घर बैठे हैं, अगर आपने वो नहीं करना ना कि नैब मुझे कुछ ना कहे, FIA कुछ ना कहे, मुझे एंटी करप्शन कुछ ना कहे, मैंने हुक्मरान भी बनना है, मैंने वज़ीर भी बनना है, मैंने हेलीकॉप्टर भी चलाने हैं, मैंने यहाँ पे अपने जहाज़ भी रखने हैं, गाड़ियों का मेरे ऊपर एक सा लश्कर भी होगा, मेरे पास एक आप वज़ीर आज़म हाउस भी होगा, फिर बिजली फ्री, आपको पानी फ्री, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको लग्जरी मेडिकल दवाई तक फ्री है आपकी। लेकिन मुझे किसी ने पूछना नहीं है 5 साल बाद मैं जानूँ और आवाम जाने, ये कंसेप्ट है ये इनका कि 5 साल बाद हम तो आपको जवाब देनी है और अवाम हमारा फैसला करेगा। अच्छा, जब अवाम के फैसले करने का टाइम आता है तो 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अनारो कर लिया था जनाब मुशर्रफ से, केस ही खत्म हो गया ना, ये हो रहा था, इंसाफ हो रहा था ना। उसके साथ नवाज शरीफ साहब की बारी लगी तो नवाज शरीफ साहब का भी NRO हो गया। इमरान खान साहब के वजीरों की बारी लगी थी तो वो भी अब ये भुगत रहे हैं अपनी चीज़। जब वो आएंगे कोई ना कोई उनके साथ भी डील होगी। जब अवाम इनका फैसला करने लगती है उसी वक्त ये डीलिंग कर लेते हैं, बाद में हमें चिढ़ाते हैं कि बताएं जी सबूत की तरह। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कहते हैं। एक चीज़ दूसरी साइड नैब के, ये हालांकि बड़ा कम्प्रीहेंसिव इशू है, अगर कल टाइम हुआ तो मुझे बताइए। अगर दूसरी तरफ नैब को देखें, नैब ने हमेशा से, चलें बाकी आप उन सियासी अदवार को छोड़, जनाब मुशर्रफ का अदवार देख लें, इनके 3 साल देख लें मुशर्रफ साहब का। जो चेयरमैन उस वक्त आए थे 4-5 आए थे, उनमें से 3 वो चेयरमैन थे जिन्होंने वो थे मतलब जर्नल थे जिन्होंने अपने एक उसको मुलजिम से उन्होंने LPG के कोटे लिए। जो मुलजिम था नैब गिरफ्तार करके ले आई थी। जो मुलजिम था जो इनके पास गिरफ्तार था उसके साथ 3 चेयरमैन नैब जो थे और भी कुछ फौजी अफसरान थे जो सप्ली बारगेन डिपार्टमेंट को हेड करते थे, वो बिजनेस पार्टनर बन गए। ये कोई आज तक आपने ऐसा काम सुना होगा कि मुलजिम पकड़ कर लाओ जिस पे केसेस है 29 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन हो रही है, उसके साथ LPG कोटों पर इल्ज़ाम है। जब वो आ गया है तो उसके बाद उसने कहा भाई साहब आप छोड़ें किन चक्करों में पड़ गए, मैं आपको यहाँ करोड़पति बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? उसने कहा LPG के कोटे, जिन कोटों पे उसको गिरफ्तार किया गया है, कोटों पे वो कोटे पे उसने बैठ के 3 उस चेयरमैन जो थे उनको उन्होंने बैठ के वो किया, उनके साथ वो बिजनेस पार्टनरशिप की और उनको LPG कोटे दिए। एक उस वक्त के वजीर साहब बड़े तगड़े थे, मुशर्रफ साहब के करीबी, उनको दिया। उस वक्त के सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को एक को कोटे दिए उन्होंने। ये मुशर्रफ साहब के ये दौर नैब की बात कर रहा हूँ मैं। और जो प्ली बार्गेन वाले थे उनको कोटे दिए। अगर आपने नैब को इस काम के लिए रखना था और रिकवरीज में से पैसे लेने थे और फिर उनके साथ आपने डीले करने, जो मुशर्रफ के साथ मिल जाए तो उसको छोड़ देना है, वो वजीर बन जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो जेल बैठेगा। जैसे आजकल हो रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए तो उसको आज़ादी है, उसको PTI वाले को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे उसको जेल में ठोक दो। तो ये काम पुराने होते जा रहे हैं। अब लोगों का ना इस अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव रहा है। सो इट्स ए फ्री फॉर ऑल, जिसका दौर लगता है लगाए। और नैब वैसे भी खत्म हो चुका है। अब तो नैब ने जाके आपको देखा नवाज शरीफ साहब के केसेस खुद विड्रॉ किए जिनको सजा दिलवाई थी। या तो इनको नहीं रिलीफ मिला नैब से? किनको? बिलावल भुट्टो को, इनको खुद को नहीं मिला? सबको मिल गया। नैब खत्म हो चुका है। मतलब आपने तो उस पर लॉ बना दी है, आप तो ऑर्डिनेंस ले हैं, आप तो उसको खत्म कर चुके। अब किस चीज का खौफ है आपको? अब ब्यूरोक्रेट